जी, मिसेस असलम वाला सवाल तो हो गया होगा, कोई मसला तो नहीं होगा उसमें। निकालें आप चैप्टर नंबर 3। कल हमने ये बात की थी कि ये जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, सॉरी टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एफपीआर वाले, इनमें फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इक्वालिटी। अब 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए इनको ये मसले मसाइल आते हैं। ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं फॉलो कर रहे हैं, इनको फॉलो करते हुए मसले मसाइल आते हैं। अंडर 4 प्रिंसिपल्स फॉलोइंग आर द, दूसरी स्टिक मंगवाओ भाई। फॉलोइंग आर द ethical issues which are faced by tax administrating authorities। ये 4 पिलर्स को फॉलो करते हुए ये मसले आते हैं टैक्स वालों को। नंबर 1, एफबीआर में करप्शन है, एफबीआर के अंदर डेटा को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जा रहा। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही देखें कि जिससे रिश्वत वगैरह मिल जाए तो फिर वो कम टैक्स लेते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, रिश्वत वगैरह मिल जाए तो कम टैक्स लेते हैं, कमिश्नर को रिश्वत दे दें या कुछ ऐसा करें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? ब्राइब। अच्छा, इनकॉन्सिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, वही जो सेक्ट या रेसिज्म जो पढ़ा था कि अपने कोई रिश्तेदार मिल जाए तो उन पे कम टैक्स लगाना है। इनकॉन्सिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, लैक ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब है कि पावर की कमी है, यानी कमिश्नर के लोग बात नहीं सुनते। लैक ऑफ ऑटोनॉमी। कई दफ़ा एफबीआर वाले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ले लेते हैं, और कई दफ़ा एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, वही रिश्वत। और डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन यानी होती है फ्री विल, तो रॉन्ग यूज ऑफ फ्री विल। तो डिस्क्रिशन का मतलब है यहाँ रॉन्ग यूज ऑफ फ्री विल। तो अगर अपनी फ्री विल को गलत इस्तेमाल करें एफपीआर वाले तो फिर जो है वो मसला है। To avoid pitfalls of abusive use of discretion, to avoid pitfalls, pitfalls लिखें, to avoid मसाइल, to avoid मसाइल of abusive use लिखें, गलत यूज। to avoid मसाइल of गलत यूज of discretion, 7 principles। डिस्क्रिशन फ्री विल होती है ना, फ्री विल को इस्तेमाल करना, उससे मसाइल पैदा होते हैं ना, फ्री विल को गलत इस्तेमाल करने से। तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन आर एज फॉलोज। तो डिस्क्रिशन को जरा स्ट्रक्चर किया जाए, स्ट्रक्चर मीन्स काबू किया जाए, फ्री विल को काबू किया जाए। तो फ्री विल को काबू करने के क्या तरीके हैं? फ्री विल को काबू करने के ये तरीके हैं, ओपन प्लान्स होने चाहिए। एफपीआर का जो भी प्लान है, किस किस का ऑडिट करना है, ओपनली बताएं सबको। ओपन प्लान्स होने चाहिए, हबीबुल्लाह को बुलाओ। ओपन प्लान्स होने चाहिए, ओपन पॉलिसी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। हबीबुल्लाह ये बिल्ली इसको ले जाए। ओपन प्लान्स होने चाहिए, ओपन पॉलिसी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ओपन रूल्स होने चाहिए, ओपन रूल सबको पता हो, ओपन फाइंडिंग्स होनी चाहिए, ओपन रीजंस होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप काम करें उसकी रीजन बताएं एफबीआर वाले। ओपन प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट ये होता है कि टीचर ने होमवर्क ना करने के ऊपर एक बच्चे को चपेट मारी, अब वो बाकियों के लिए क्या सेट हो गया? प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल सेट होगी। तो प्रेसिडेंट होते एग्जाम्पल सेट हो जाना। प्रेसिडेंट मिसाल के तौर पे तो प्रेसिडेंट सेट हो जाने का मतलब ये होता है, आप लोग इधर देखें, प्रेसिडेंट सेट होने का मतलब ये होता है कि एफबीआर वालों ने किसी को टैक्स ना देने के ऊपर सजा दी, अब वो बाकियों के लिए क्या सेट हो गया? प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल सेट होगी। फिर इनफॉर्मल, फॉर्मल प्रोसीजर्स लोगों को तंग करते हैं, इनफॉर्मल प्रोसीजर्स होने चाहिए। टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? एक तो इनको न्यूट्रल होना चाहिए, एफिशिएंट सर्विस देनी चाहिए, फॉलो द लॉ कंप्लीटली,
collect tax on timely basis, make refunds required, honesty होनी चाहिए, avoid participation in political activity, educate taxpayer, confidentiality data, refrain from receiving gifts. चलें हाईलाइट या अंडरलाइन कर लें जो भी है आपके पास। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एफबीआर वाले, छोटी स्टिक, ट्राई टू बी इम्पार्शियल, न्यूट्रल, फेयर एंड कंसिस्टेंट इन एडमिनिस्ट्रिंग लॉ, इग्नोरिंग द रेस और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, प्रोवाइड एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विस टू ऑल स्टेक होल्डर्स इन द एफर्ट टू एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। इतनी क्वालिटी सर्विस हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी एक्सीड कर जाए। फॉलो द लॉ कंप्लीटली, लॉ को कंप्लीटली फॉलो करें और टैक्स क्रेडिट किसी को ना दें जिसको अलाउड नहीं है। टेक ऑल मेजर्स टू कलेक्ट टैक्स ऑन अ टाइमली बेसिस, ताकि टैक्स गवर्नमेंट के पास टाइमली बेसिस पे जाए एंड एट लोअर कॉस्ट। मेक द पेमेंट ऑफ रिफंड्स इजी, रिफंड जल्दी कर देने चाहिए अगर आप लोग को रिफंड मांगे तो, अगर बनता है तो। शो द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। अवॉइड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। एजुकेट टैक्स पेयर अबाउट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। टैक्स पेयर्स को उनके राइट्स भी बताएं। राइट्स का क्या मतलब है? टैक्स क्रेडिट्स वगैरह लिख लें। टैक्स क्रेडिट्स बताएं, ये भी तो मिलते हैं। सो दैट टैक्स पेयर वॉलंटरीली कंप्लाई विद द लॉ, ताकि लोग खुशी से लॉ को फॉलो करें। तो दरवाजा बंद करो ना। कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स, गिफ्ट रिसीव करने से रिफ्रेन करें। फ्रॉम एक्शंस एंड नॉन एक्शंस, एक्शंस का मतलब कोई काम करने के ऊपर लोग गिफ्ट देते हैं, नॉन एक्शंस का मतलब है चुप रहने पे भी लोग गिफ्ट देते हैं। तो दोनों एतबार से खामोशी इख्तियार करें। टैक्स प्रैक्टिशनर्स को 5 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। टैक्स प्रैक्टिशनर्स को 5 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये 5 चीज़ें शायद आपने कहीं पढ़ी भी हों पहले। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा है? प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, कहाँ पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ओके। टैक्स प्रैक्टिशनर्स से मुराद है जो लोग लोगों का टैक्स निकालते हैं। मिसाल के तौर पे सीएस और लॉयर्स। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। यानी टैक्स प्रैक्टिशनर को, सीए को अगर आप थोड़ी ज्यादा फीस दे दें तो हो सकता है आपका टैक्स गलत तरीके से बचाए, तो ये तो फिर न्यूट्रलिटी नहीं है। आप सीए को कहें मेरी टैक्स कैलकुलेशन जब बताओ और बाद में वो दूसरों को बताता हो रहा हूं। अगर सीए को काम करना नहीं आता तो आप कह दें मैं आपका टैक्स नहीं कैलकुलेट कर रहा, सॉरी। और सीए को काम करते हुए ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे प्रोफेशन के नाम पर आ जाए, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो जिसने सीए कर लिया है और वो किसी बहुत बड़े डॉक्टर साहब के रिटर्न जमा करवा रहा है, तो सीए को उसमें इंटेग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर साहब कहें यार किसी भी गलत तरीके से टैक्स बचाओ, तो ये कि अच्छे तरीके से मेरी फीस दे दें, गलत तरीके से आपका टैक्स बता देता हूँ और मेरा ऑपरेशन भी करना है आपने फ्री। तो ये न्यूट्रल तो नहीं है। फिर आप कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। एक डॉक्टर का डाटा दूसरे डॉक्टर को बता रहे हो, डॉक्टर गुत्थम गुत्था हुए हो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो आप इनकार कर दें मैं ये काम नहीं करा। और प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए आपके पास, यानी आपने ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। तो मोटी मोटी बात तो यही है। इंटेग्रिटी, टैक्स प्रैक्टिशनर सीए should be straightforward and honest in all professional and business relations. He must act honestly and with integrity. Honestly और integrity से काम करना चाहिए। He should not misuse the money given by his client for payment of tax. All tax laws should be followed properly. Money misuse कैसे कर सकते हैं? 25 सितंबर को उससे पैसे पकड़ के गवर्नमेंट को 30 सितंबर को जमा करवाएं। गवर्नमेंट को तो 30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाना होता है। ये मिसयूज ऑफ मनी है कि 5 दिन अपने किसी कारोबार में लगा दिए। लिख लें मिसयूज का। 25 सितंबर को पैसे पकड़ के 30 सितंबर को गवर्नमेंट को जमा करवाए। न्यूट्रल, बायस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अंडरलाइन करें, इसका मतलब लिखें।
टैक्स पेयर से ज्यादा फीस लेकर उसका टैक्स गलत तरीके से बचा दिया, टैक्स पेयर से ज्यादा फीस लेकर उसका टैक्स गलत तरीके से बचा दिया। Practitioner should not allow bias or conflict of interest or undue influence of others. या कई दफा undue influence पे डाल देते हैं of others. दोस्त ने गलत रिटर्न बनवा लिया आपसे, undue influence of others. और ये बातें ऐसी होती हैं कि ओवरराइड कर जाती हैं आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे, यानी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कुछ और करी होती है, ये बातें उसके ऊपर छा जाती हैं, फिर आप गलत काम करते हैं। Confidentiality. Tax practitioner should keep all information confidential required in professional and business relation. The information received from client. Client कौन होगा? डॉक्टर साहब, टैक्स पेयर। The information received from client should not be disclosed to anyone unless it is required by law. अगर लॉ कह दे तो फिर और बात है। Further, the information obtained from client should also not be used for personal benefit. तो इसकी मिसाल लिखें, पर्सनल बेनिफिट के लिए भी यूज नहीं करनी। आपने किसी कंपनी का टैक्स निकाला और आपको पता है उसके प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, तो आपने उसके शेयर खरीद लिए। आपने किसी कंपनी का टैक्स निकाला और आपको पता है उसके प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। Tax practitioner has a duty to maintain knowledge and skill at such a level that client receives a competent service. आपके पास इतना लेवल होना चाहिए कॉम्पिटेंस का कि आपका क्लाइंट आपसे जो है वो खुश रहे और आपसे अच्छी सर्विस ले। मतलब ये कि वो खुश हो जाए, इतने अच्छे तरीके से टैक्स निकाला इसने। Practitioner should have complete knowledge and skill of the service provided by him. जो आप उसको काम करके दे रहे हैं, टैक्स निकाल के दे रहे हैं डॉक्टर साहब को, तो आपके पास उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। All laws should be applied properly, और सारे लॉज को प्रॉपरली लगाना चाहिए। और जो स्टाफ के मेंबर्स आप लेके जाएं अपने साथ हेल्प के लिए, उनको आप ट्रेन करा के लेके जाएं, बस पे ना लेके जाएं। Should be well trained, यानी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर में दो बातें आती हैं। एक ये बात आती है कि आपने लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। एक ये बात आती है कि आपने लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। और दूसरी ये बात भी आती है कि आपने ऐसी हरकत अवॉइड करनी है जिससे प्रोफेशन के नाम पर धब्बा आए। The practitioner should follow the laws and regulations and should avoid any action. ये दो बातें हैं। एक तो आपने लॉज को फॉलो करना है जितने भी मुल्क के बने हुए, एंड शुड अवॉइड एनी एक्शन विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। और ऐसा काम नहीं आपने करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आ जाए। He should follow the code of ethics developed for tax practitioner. जो टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए गवर्नमेंट ने कोड ऑफ एथिक्स बनाए हुए, आपने उनको फॉलो करना है। एंड ही शुड बिहेव विद द courtesy विद द पीपल। और जो लोग हैं आपके साथ दाएं बाएं, उनके साथ कैसे आपने पेश आना है, कर्टिसी से पेश आना है। बोलें जी कौन कौन से? इंटेग्रिटी, न्यूट्रल रहना है, रिश्वत करार नहीं लेनी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऊपर था शायद, नीचे था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ओके, अब आप तशरीफ लाएं पेज नंबर 24 पर।
Ethics for tax practitioners, for taxpayers. यूटिलिटेरियनिज्म, ये पता नहीं कौन सी क्लास शुरू होने लगी है। यूटिलिटेरियनिज्म, ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त खुशियों की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर टैक्स का लेना खुशियों का जरिया बनेगा तो हमें कोई मसला नहीं, हम टैक्स देने को तैयार हैं, टैक्स पेयर है ना। डियोंटोलॉजिस्ट होते हैं, कहते हैं खुशी आए ना आए टैक्स देना हमारी ड्यूटी है। गवर्नमेंट अस्पताल इस्तेमाल करें, अभी गवर्नमेंट की सड़कों पर चल के आए हैं, ऐसे बाइकें चला के आए हैं, उनकी लाइटें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब, ये तो हमारी ड्यूटी है। खुशी 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 ना देखो, कहते हैं ये तो बस ड्यूटी है, जो ड्यूटी है तो ड्यूटी, नौकर की थे नखरा की। तो देयर आर 3 अप्रोचेस टू एथिक्स फॉर टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस क्या होता है? टैक्स को मानने का जज्बा। तो टैक्स कंप्लायंस का क्या मतलब होता है? टैक्स लॉ फॉलो करना। टैक्स कंप्लायंस का मतलब लिख लें टू फॉलो द लॉ। लॉ फॉलो करने के लिए दुनिया में 3 अप्रोचेस चल रही हैं। नंबर 1, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म टेल्स अस टू एम फॉर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अक्रॉस द पॉपुलेशन। ये कहता है कि पॉपुलेशन के दरमियान जो है वो ग्रेटेस्ट जो है वो हैप्पीनेस क्रिएट होनी चाहिए। और हैप्पीनेस क्या होता है? हमने कहा हैप्पीनेस ये होता है कि अपनी डिजायर्स की सेटिस्फेक्शन हो। डियोंटोलॉजिस्ट बेस एथिक्स ऑन द आइडिया ऑफ ड्यूटी। ये लोग एथिक्स को किस बेस के ऊपर देखते हैं? ड्यूटी की बेस पर। कहते हैं बस टैक्स देना हमारी ड्यूटी है। वर्च्यू एथिक्स इज फोकस ऑन वर्च्यूज। वर्च्यूज लिखे खूबियां वी शुड हैव। अ ब्रॉड कॉन्सेप्शन मस्ट बी यूज हियर। यहां पर ब्रॉड कॉन्सेप्शन यूज होनी चाहिए। ब्रॉड कॉन्सेप्शन का क्या मतलब है? कि ब्रॉड कॉन्सेप्शन यूज होनी चाहिए। यहां पर ब्रॉड कॉन्सेप्शन यूज होनी चाहिए का मतलब यह है कि ब्रॉड कॉन्सेप्शन मस्ट बी यूज हियर। वर्च्यू इज नॉट ओनली ऑनेस्टी। वर्च्यू सिर्फ ऑनेस्टी नहीं होता, बट अपनी सलाहियतों को फुलफिल करना। और इसके साथ देखिए, जब भी आप टाइम जाया करेंगे ना जिंदगी में, तो आपकी सलाहियतें फिर जाया हो रही होंगी। बट यूजिंग वन टैलेंट्स एंड लीडिंग अ फुलफिल्ड लाइफ इज ऑल्सो अ वर्च्यू। तो वर्च्यू में क्या क्या आ जाएगा? बोले, ऑनेस्टी भी आ जाएगी और टैलेंट्स को इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें टैक्स से कैसे लिंक होती हैं उसको वो जरा बताने लगे। बोले, जो लोग टैक्स पे करते हैं और उनका मिजाज ये है कि वो खुशियों को प्रेफर करते हैं, तो फिर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गोल आपको पता है मुल्क के अंदर है कि सारे लोग डिसेंट लाइफ गुजारें। यूटिलिटेरियन के लॉ को मानने का जज्बा विल बी बेटर। बोले बोले बोले, यूटिलिटेरियन कंप्लायंस लेवल विल बी बेटर। व्हाट इज कंप्लायंस लेवल? लॉ को मानने का जज्बा। यूटिलिटेरियन कंप्लायंस लेवल विल बी बेटर बिकॉज देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ मनी फॉर जनरल पब्लिक एंड कंट्री। इनको लॉ को मानने का जज्बा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये कहेंगे कोई नहीं, हमारे से टैक्स लो ताकि दूसरी अवाम खुश हो। तो जो लोग खुशियों की बातें करते हैं वो टैक्स देने को भी खुशी से तैयार होंगे। कंप्लायंस लेवल का मतलब क्या होता है? बोले, लॉ को फॉलो करने का जज्बा या डिसओबे करने का जज्बा? डियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई ये चलिए बातें छोड़ो, तुम लोग क्या तरह की बातें करते हो, किस जमाने में फिर रहे हो। कहते हैं खुशियां आए ना आए ये छोड़ो, ये तो ड्यूटी है लॉ टैक्स देना, एब्सोल्यूट ड्यूटी। हमने कहा कैसे ड्यूटी है? कहते हैं दिस इज द ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू पे फॉर सोशल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। हमने कहा मसलन कौन सी? कहते द वन हु इज यूजिंग पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक रोड शुड पे फॉर इट। So this approach says that it is obligation of taxpayer to pay the tax for the facilities they use. Virtue ethicists कहते हैं कि लोगों को चाहिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करें, लोगों को चाहिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करें। Virtue ethicists say one should use one's talents to full. Financial incentives encourage people to use talents. अच्छा, Virtue ethicists ये कहते हैं कि लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आप कैसे दे सकते हैं? कि अगर कोई बंदा है वो काम नहीं कर रहा और सुस्त है
अब वो बड़े जबरदस्त तरीके से काम करे तो उसको आप इंसेंटिव दें कि यार तुम्हें टैक्स माफ कर देंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने का फायदा क्या होता है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने का ये फायदा होता है, जैसे एक्सपोर्ट में फाइनेंशियल इंसेंटिव हमने दिए हुए, एक्सपोर्टर्स बड़े खुशी से एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स रेट क्या है? कम है। तो एक्सपोर्ट के ऊपर जब टैक्स रेट कम है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो एक्सपोर्टर बड़ी खुशी से जो है वो करते हैं। 0% है सेल्स टैक्स में, लेकिन इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत तो देते हैं वो टैक्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एनकरेज पीपल टू यूज देयर टैलेंट्स। लिखिए ना, फाइनेंशियल इंसेंटिव, लेस टैक्स रेट ऑन एक्सपोर्ट्स। इससे तो लोग अपना टैलेंट इस्तेमाल करते हैं। फिर लोग सोचते हैं यार क्या एक्सपोर्ट करें, क्या एक्सपोर्ट करें, तुझे ही ना एक्सपोर्ट कर। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स encourage people to use their talents, but very high tax rate। लेकिन अगर आपने बहुत हाई टैक्स रेट लगा दिए तो वो इंसेंटिव रहेंगे या उल्टा कम हो जाएंगे? वो इंसेंटिव कम हो जाएंगे। एक और वर्चू है चैरिटी, चाहे आप पैसों की फॉर्म में दें या आप लोगों की खिदमत करें जाके। The more take home cash people have, the more charities they can afford। जितना आप लोगों के पास ज्यादा, द मोर, बोले बोले बोले, द मोर टेक होम कैश पीपल हैव। मोर टेक होम कैश कैसे होगा? मोर टेक होम कैश कैसे होगा? जब आपको क्या मिलेंगे? फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? लेस रेट या टैक्स क्रेडिट। द मोर टेक होम कैश पीपल हैव, द मोर चैरिटीज दे कैन अफोर्ड एंड ऑल्सो फाइंड टाइम टू परफॉर्म चैरिटी वर्क। A third virtue is independence। और वर्चू एथिसिस्ट में इंडिपेंडेंस होती है। इधर भी यही इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की वजह से, लेस टैक्स रेट की वजह से इंडिपेंडेंस होती है इनमें। इट इज गुड टू लिव ऑन अदर्स मनी। नहीं, जिंदगी में याद रखिएगा, दोस्त को नहीं कहना कुछ खिला। इट इज गुड टू लिव ऑन ओन मनी। लोअर टैक्स रेट्स मेक इंडिपेंडेंस इजी, और जितने टैक्स रेट कम होंगे उतनी इंडिपेंडेंस क्या होगी? इजी होगी। अच्छा, अब मोर और लेस अगर आप बात करें तो ये बंदा जो है वो बातें करता है खुशियों की। यहां इसने खुशियों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पहले किया था। ये खुशियों की बातें करता है, और ये बंदा ड्यूटीज की बातें करता है, और ये टैलेंट्स। लेकिन कहता है टैलेंट्स तब तक ही इस्तेमाल होंगे जब तक आप लोगों को क्या देते रहें? फाइनेंशियल इंसेंटिव। जब आप फाइनेंशियल इंसेंटिव लोगों को देना बंद कर देंगे तो वो भी टैलेंट इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। चलें रिवाइज करें। There are 3 approaches to ethics for tax compliance, which are as under utilitarianism tells us to aim for greatest, याद करें, tells us aim for greatest across the population, happiness is satisfaction order. Deontologist bases ethics on the idea of duty. Virtue ethics focus on virtues, खूबियां we should have. A broad conception must be used here. Virtue is not only honesty, but using one's talent and leading a fulfilled life is also virtue. For taxpayer following utilitarian approach, the important economic goal is to ensure that goods and services are available to everyone for a decent life. इनको लॉ को मानने का जज्बा ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा पैसे लोगों के पास जाएंगे तो जनरल पब्लिक खुश होगी। डिओन्टोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप ड्यूटीज की बात करो। आगे तो बस आसान है। ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल इज टू पे टैक्सेस, तो गवर्नमेंट सोर्सेज जो इस्तेमाल करें, हॉस्पिटल ये इस्तेमाल करें, इसलिए आप ऐसा करें कि आप पब्लिक फैसिलिटीज यूज करें। वर्चू एथिक्स सेज वन शुड टैलेंट्स वी शुड हैव। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एनकरेज पीपल टू यूज देयर टैलेंट्स, बट वेरी हाई टैक्स रेट रिड्यूस दोस। अनदर वर्चू इज चैरिटी, एंड अ थर्ड वर्चू इज इंडिपेंडेंस। चैरिटी भी तभी करेंगे जब क्या होंगे आपके पास? फाइनेंशियल इंसेंटिव। और इंडिपेंडेंस भी कब होगी आपके पास? जब होंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव। अच्छा, ये 2 लाइनें मैं बाद में पढ़ता हूं, पहले ये पढ़ लें, फिर वो ऊपर वाली 2 लाइनें समझ आ जाएंगी। गवर्नमेंट के बंदे गए
और गवर्नमेंट के बंदों ने मकसद बताया कि हम टैक्स लेना चाहते हैं। लोगों ने कहा क्यों? गवर्नमेंट ने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं गरीबों की, इसलिए हम टैक्स लेना चाहते हैं, बस हमारा ये मकसद है। यूटिलिटेरियन कहेंगे वाह 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 वाह, गरीब खुश होंगे, मैं टैक्स देने को तैयार हूं, विल अप्रूव द टैक्स। आपने दस्तक दी दरवाजे के ऊपर, आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गवर्नमेंट ने भेजे टैक्स लेने के लिए ताकि गरीबों की मदद करें। तो आपने एक दो बातें की तो पता चल गया ये यूटिलिटेरियन फिरके से ताल्लुक रखता है। आपने एक दो बातें की जो खुशी होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, आजकल खुशियां ही कोई नहीं, जो खुशियां हों, लोगों को पैसे मिले, खुशियां आएंगी जी, इस तरह की बातें कर रहा था। आपने कहा यार ये यूटिलिटेरियन निकला, तो ये टैक्स दे देगा बिकॉज इट विल लीड टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड, क्योंकि आपने भी वही फिर बातें शुरू कर दी। जब इसने खुशियों की बातें की ना तो आपने फिर उधर से पकड़ा इसको। वो जो होते हैं ना मांगने वाले, वो बड़े अल्लाह तेनों पास कराए, आप जा रहे हो, वो थोड़ा शादीशुदा जोड़ा जाड़ो, अल्लाह तेनों नेक औलाद दे, तो बाबा जी जा रहे हो, अल्लाह तेनों हज कराए, होते वो कर रहे हो लेकिन दोबारा कराए, तो वो सोच समझ के दुआएं देते हैं। तो जब हमें पता चल गया यूटिलिटेरियन है तो हम इसे कहेंगे कि गरीबों को पैसे चाहिए, वो खुश होगा, चलो जान। ओके, डियोंटोलॉजी, डियोंटोलॉजिस्ट क्या कहेंगे? डियोंटोलॉजिस्ट आपने नॉक किया अगले दरवाजे, अगले बंदे ने कहा यार लोग आजकल ड्यूटी का ख्याल नहीं रखते, बड़े देखो इतना हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर रही है ड्यूटी। आपने कहा जी सबसे बड़ी ड्यूटी तो गरीबों की मदद करना है। हाँ, विल अप्रूव टैक्स, मैं भी टैक्स देने को तैयार हूँ, लिख लें आगे टैक्स, विल अप्रूव टैक्स बिकॉज इट इज अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ पुअर। इससे बड़ी और ड्यूटी हमारी क्या है कि गरीबों की मदद करें। अगले दरवाजे पे नॉक किया, कहा जी टैलेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए, टैलेंट्स होने चाहिए बंदे के अंदर, टैलेंट हो तो बंदा कमा लेता है, फिर पैसे थोड़ा कम हो तो बंदा ये तो चल अभी आ जा, फिर ये भी टैक्स देने को तैयार हो जाएगा गरीबों के लिए, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ पुअर इटसेल्फ इज अ वर्च्यू। अगले साल आप फिर आए गवर्नमेंट वाले, जी आप क्यों टैक्स लेने आए हो? जी आप टैक्स लेने आए हैं कि हम सोच रहे हैं मुल्क में सिक्योरिटी बेहतर करें, हेल्थ केयर बेहतर करें और लोगों को तालीम दें। इन्होंने कहा यार ये इससे तो खुशियां आ जाएंगी फिर। हाँ हाँ चलो, नो फिर विल अप्रूव, बेगम लाओ मेरा पर्स, इनको टैक्स देना है, विल अप्रूव टैक्स बिकॉज मोर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी अवेलेबल रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन हैप्पीनेस। इधर भी आई कैप लिख सकता था, कुछ पता नहीं क्यों डाला हुआ। वर्च्यू एथिक्स, विल अप्रूव द टैक्स बिकॉज दिस विल एनेबल द पीपल टू लीड prosperous lives and utilize their talents to full। ये वाला भी टैक्स देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि कहेंगे आप कि यार सबसे बड़ी बात है कि जब आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर देंगे, हेल्थ केयर देंगे और एजुकेशन, तो लोग अपने टैलेंट इस्तेमाल करेंगे। अब अगर कांगड़ी पहलवान है तो उसने कहाँ से टैलेंट इस्तेमाल करना है? वो तो हर वक्त परेशान रहता है। अब हर वक्त जो लोग डर रहे हैं उन्होंने कहाँ से टैलेंट इस्तेमाल करने हैं? जिन लोगों के पास तालीम ना, उन्होंने कहाँ से टैलेंट इस्तेमाल करने हैं? तो they will approve tax because it will enable people to lead a prosperous lives and utilize their talents to full। इनकी सुई टैलेंट्स तो ही अड़ी हुई है। तो ये इसने लिखा था भाई कि टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस एंड इट इज क्लियर दैट व्हाट एथिसिस्ट वुड से अबाउट इट्स पर्पस। ये डिफरेंट एथिसिस्ट है ना, ये डिफरेंट एथिसिस्ट है। तो एथिसिस्ट के पर्पस क्या है वो उसको उसने लिंक कर दिया दो एग्जांपल से। अच्छा, अब चैप्टर आगे ना देखो, मैं खुद बता देता हूँ। आगे बड़ा आसान सा है एक कॉन्सेप्ट हमारा जो आखिरी है, टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन। इसमें तो वैसे ही डब्बा बना हुआ है, मिसालें दी हुई हैं। टैक्स अवॉइडेंस होता है यानी लॉ के अंदर रहते हुए बचाना, और इवेजन होता है लॉ को ब्रेक करके टैक्स मारना। और उसके बाद इसकी एक दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो बस ये पढ़ेंगे फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ आ जाएंगे। फिर इस चैप्टर की एक बहुत मेन चीज़ है जो आई कैप सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो वैसे तो आज भी पढ़ी जा सकती है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ठीक है वो सैटरडे को पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। वो है क्या कहते हैं, ये जो लोग टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लोग सीए वगैरह लोगों को टैक्स निकाल के देते हैं, इनके लिए कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं प्रॉपर, कि आप लोगों ने लोगों को टैक्स निकाल के देते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, सिटीजन्स के टैक्स देने के लिए कि वो टैक्स दिया करें, ये बात जस्टिफाइड है। सिटीजन्स का टैक्स देना चाहिए, ये बात जस्टिफाइड है, अकल तस्लीम करती है, सो डैट मुल्क इस काबिल हो कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके और मुल्क इस काबिल हो कि लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे सके। पता नहीं अब नया आया तो इसी नाम से आएगा, व्हाट इज द मोरालिटी फॉर सिटीजन्स टू पे टैक्सेस, पता नहीं क्या लाइनें आएंगी अगर कभी आई तो।
टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन, ये तो आप लोग खुद ही पढ़ लें और हाथ खड़ा करके मुझे बता दें। मैंने कहा था ये तो आसान से पढ़ लें। अवॉइडेंस क्या होती है? अवॉइडेंस ऐसी होती है कि लॉ मेकर आपको पकड़ नहीं सकता, लेकिन आप अपना फायदा सोच रहे होते हैं। सर्विस लेन में गाड़ी डाल दी आपने, हालांकि इशारा बंद है, उधर पुलिस वाला देख रहे, कहते हैं आप क्या पकड़ना है, इधर तो सर्विस लेन में जा रहे हैं, इधर तो इशारा मैंने लगाया ही नहीं हुआ। तो ये होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जेल रोड पे नहीं आ रहे थे, जेल रोड पे जहाँ वो PIC है, तो वहाँ से जब आप आ रहे होते लेफ्ट पे पार्क है, तो इधर से होकर छोटा सा यूटर्न लेकर उधर से निकल जाओ, तो वो अवॉइडेंस है। लॉ के अंदर रहते हुए, लॉ के अंदर रहते हुए अपनी जात को फायदा देना, इट इज कॉल्ड एज अवॉइडेंस। इसमें आप पनिशेबल नहीं होते, आपको पकड़ा नहीं जाता। और इवेजन क्या है कि खड़ा हुआ है पुलिस वाला और इशारा बंद है और आपने उधर से लाइन ब्रेक करके तो लॉ को तोड़ के अपना टैक्स बचाना। इन रिसेंट ईयर टैक्स अवॉइडेंस इज अ कंसिडरेबल पब्लिक कंसर्न। पिछले 10 सालों में टैक्स अवॉइडेंस की बड़ी बात चल रही है। लॉ के अंदर रहते हुए टैक्स बचाएं, वो तो बचा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अवॉइडेंस की तो हज़ार मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे आप जल्दी ज़रा फ्लाइट पकड़ लें ताकि 183 डेज ना रुकें आप पाकिस्तान में, 1-2 दिन जल्दी अपना काम समेट लें, फ़ायदा इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप 183 डेज रुके फिर तो आप मारे जाएंगे, फिर पाकिस्तान और सारी फॉरेन इनकम से आपको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले निकल जाएँ तो ठीक। इस तरह आपकी मर्जी है कि AOP के तौर पे कारोबार शुरू करें या कंपनी के तौर पे कारोबार। अगर AOP के तौर पे कारोबार शुरू करें तो शुरू वाले टेबल्स में अगर आपकी इनकम है तो फिर तो टैक्स रेट बहुत ही कम है, कंपनी का टैक्स रेट ज़्यादा है उससे। तो वो आपकी मर्जी है, अवॉइडेंस है, लॉ के अंदर रहते हुए बचाना। आप कैपिटल गेन है, आपने ज्वेलरी बेचनी है, आपने अम्मियों के वेट करें, अगले साल बेचेंगे, अगले साल जाके बेच दी, क्योंकि इस साल अभी आपके पास टैक्स देने को पैसे नहीं थे। अगले साल बेचिए तो उसका टैक्स तो फिर वो अगले साल देना पड़ेगा। जुलाई में अगर ज्वेलरी बेची तो उसका टैक्स तो फिर अगले साल जून में देना पड़ेगा। तो कई हज़ार तरीके हैं टैक्स बचाने के। तो इन रिसेंट ईयर टैक्स अवॉइडेंस इज कंसिडरेबल पब्लिक कंसर्न, इट इज कंप्लायंस विद द लॉ। अवॉइडेंस तो कंप्लायंस है ना, लॉ के अंदर रहते हुए भाई। अगर एक बंदा जा रहा है 180 डेज की टिकट करा के, आप उसे कहेंगे नहीं यार 3 दिन रुक जा यार, ये जुल्म करे तो पाकिस्तान के साथ, वो कहेगा पता मैं कौन सा जुल्म कर रहा हूँ, और रुक जाना 3 दिन, तेरी फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लेना है। तो क्या है, वो लॉ के अंदर रहते हुए बेचारा या लॉ को वायलेट कर रहा है? अकल वायलेट कर रहा है, लो कर लो गल, वो वायलेट नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा 180 दिन बाद पाकिस्तान से जा रहा है तो वो लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो जा किस लिए रहा है? टैक्स बचाने के लिए, और लॉ के अंदर रहते हुए टैक्स बचा रहा है। इट इज कंप्लायंस विद द लॉ, दो एग्रेसिव और अब्यूसिव अवॉइडेंस, लेकिन ऐसी अवॉइडेंस करना जो कि इवेजन तक पहुंच जाए, एज अपोज टू सिंपल टैक्स प्लानिंग which seeks to comply with the letter of law. It is compliance with the law. It is compliance with the law. हाँ ठीक है, कर दो, हमारे फॉर्मेट पे आ जाएंगे ना। It is compliance with the law, ये लॉ को मानना है। अगरचे एग्रेसिव और अब्यूसिव अवॉइडेंस as opposed to simple tax planning which seek to comply with the letter of law. इस फिक्रे को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, मैंने कि फिक्रा को क्लोज नहीं हो रहा मुझे लग रहा है। इट इज कंप्लायंस विद द लॉ, ये क्या है, लॉ को मानना है। दो एग्रेसिव और अब्यूसिव अवॉइडेंस इज डिस्करेज्ड। इस तरह पूरा कर लें। एज अपोज टू simple tax planning which seek to comply with the letter of law which is allowed, ये allowed है। ये फिक्रा पूरा करना पड़ेगा, तस्वीर खींचो। तो बताएं कौन सी अवॉइडेंस डिसअलाउ है, डिस्करेज्ड है, एग्रेसिव एंड एब्यूसिव, और कौन सी अलाउड है, जो लॉ की लेटर और स्पिरिट को फॉलो करे। Evasion occurs when someone acts against the law. Avoidance is the legal use of law to one's own advantage to reduce the amount of taxes. For example, it is up to taxpayer, हमारी मर्जी है whether business is started as, in case of partnership tax rate is lower than rate of company. Another example is starting business in a tax free zone. कई दफ़ा एक्सपोर्ट करने में हुकूमत आपको टैक्स माफ़ कर देती है, ज़रूरी नहीं है। कई दफ़ा टैक्स evasion is an illegal where individuals, AOPs and companies unlawfully avoids the payment of. In tax evasion, टैक्स पे जानते बूझते हुए conceal the true states of affairs. It is punishable. For example, इनकम छुपाना, इनकम मिस क्लासिफाई करना, किसी हेड में गलत डालना, गलत खर्चे माइनस करना, गलत टैक्स रेट लेना। इवेजन क्या है?
इलीगल मीन्स और फ्रॉड, और इसमें टैक्स बचाया जाता है बाय कंप्लाइंग विद द लॉ बट डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ। लेकिन जाहिर बात है हल्का फुल्का लॉ चाह कुछ हो रहा होता है, लेकिन आप कॉमे शॉमे की लाइनें कहते हैं, आप कहते हैं मुझे तो ये समझ आ रहा है लॉ से। कई दफ़ा लॉ की इंटेंशन भी आप ब्रेक करते हैं, लेकिन लॉ ही गलत बना होता है फिर वहां पे, ये वजह होती है। इट इज डन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन लॉ। लॉ में गलतियां ढूंढते हैं आप, लॉ की में गलतियां ढूंढ के आप टैक्स बचाते हैं। इट इज डन बाय एम्प्लॉइंग, ये तो झूठ बोल के, अनफेयर मीन्स लगा के, इनकम छुपा के, हुकूमत को ना बता के कि ग्राहक आए थे। ये टैक्स अवेयरनेस इज नॉट डन विद अ मैलिफाइड इंटेंशन बट टू कंप्लाई। तो बुरी नीयत के साथ आपने ये कर रहे होते हैं, अब बस टैक्स बचाना होता है। टैक्स इवेजन इज ऑल लॉफुल वे। टैक्स अवॉइडेंस लुक्स लाइक अ टैक्स प्लानिंग, इट इज टैक्स प्लानिंग एंड डन बिफोर द टैक्स लायबिलिटी अराइज। अभी टैक्स तो साल के एंड पे देने, पहले से ही प्लानिंग शुरू कर सकते हैं कैसे बचाना है। लेकिन ये फ्रॉड कब शुरू होता है? जब टैक्स आप कमा लेते हैं इनकम, तो फिर बाद में आप टैक्स देने जाते हैं, जब टैक्स लायबिलिटी आपके कंधों पे पड़ जाती है, उसको बचाने के लिए फिर आप करते हैं। तो ये टैक्स प्लानिंग होती है बिफोर पेमेंट। क्या कह रहे हो? अच्छा, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग है। फाल्सिफाइंग इनकम टैक्स रिटर्न, गलत इनकम टैक्स रिटर्न बताना। बाहर के मुल्क के एसेट्स हुकूमत को नहीं बताए थे, जैसे ये नवाज शरीफ वाले केस में, पता नहीं IGF ने क्यों डाला हुआ है, ऐसे पॉलिटिकल बातें करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं ये अवॉइडेंस है या इवेजन है? मिस्टर ए के पास बिजनेस है, कारोबार है जूते बेचने का, उसकी सेल्स है 20 मिलियन। ही केप्ट ऑल कैश इन हिज बैंक अकाउंट, बैंक लॉकर टू हाइड इट फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज। उसने बैंक लॉकर में सारा पैसा छुपा दिया ताकि टैक्स वालों को पता ना चले, इवेजन। मिस्टर बी अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ 50 मिलियन, यानी सेल समझ लें। However, he declared only income that is verifiable from bank, तो उसने सिर्फ वो इनकम बताई है जो बैंक से वेरीफाई हो रही है, 36 मिलियन। बाकी पैसे उसने किसी सेपरेट अकाउंट में किसी के नाम में रखवा के छुपा दिए, एवेजन। Mr. C earned 50 million. However, he recorded 37 million expenses using legal tactics to reduce his income. और खर्चे तो आप लीगल टैक्टिक्स यूज करके, इनिशियल अलाउंस वगैरह और ये सारे खर्चे आप करें माइनस, तो ऐसी सूरत में कोई मसला नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से जो है वो अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, कोई मना करने वाला नहीं है आपको, मतलब लॉ के अंदर रहते हुए ना। ओके, अब ये जरा बात सुनिएगा, एग्जाम्पल 1 और 2। A wealthy business owner hires a tax lawyer. ज्यादा अमीर लोग किसी अच्छे टैक्स लॉयर को हायर कर सकते हैं, लेकिन जो दरमियाने लोग हैं जिन्होंने टैक्स देना है, लोअर क्लास ने तो देना ही नहीं, जो दरमियाने लोग हैं उन्होंने टैक्स देना है, वो किसी अच्छे एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकते। A wealthy business owner hires a good tax lawyer, good लिखें, hires a good tax lawyer to find legal ways, और वो फिर ढूंढेगा आपके लिए रास्ते जब फीस ज्यादा ले रहे हैं। Hires a good tax lawyer to find legal ways to reduce the tax bill. This means that lower income individuals can't afford such legal services. वो लोग तो ऐसे लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर होगा क्या? पे लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन, उनको बेचारों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो रिच पीपल will hire good tax lawyer. Middle class भाई CR की क्लास तो बहुत लेट है, 10:15 बजे। मिडिल क्लास हायरिंग कांट हायर गुड टैक्स लॉयर। तो ये बेचारे मर कैसे नुकसान होगा? विल हैव टू पे मोर टैक्स, इनको क्या देना पड़ेगा? ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
ओके, एग्जाम्पल 2, a high income individual transfers their money to offshore account, बाहर के मुल्कों में, to avoid paying taxes in their home country. Consequently, the government collects less revenue from wealthy individuals. बाहर के मुल्कों में पार्क कर देते हैं पैसे, ब्रीफ केस में डाल के ले गए, कुछ और कर लिया, leading to higher taxes or reduced services for ordinary citizens. अच्छा जी, अब यूटिलिटेरियन व्यू को पढ़ें. असल में आप बात पता क्या करने लगे, ये लोग टैक्स बचाना चाहते हैं या नहीं. यूटिलिटेरियन फोकसेस ऑन मैक्सिमम हैप्पीनेस. इसकी सुई कहानी भी है हैप्पीनेस में. Actions are deemed moral if they lead to most happiness for the greatest number of people. चीजें तब सही हैं जब लोगों में क्या आ रही हैं, खुशियां आ रही हैं. And immoral if they have opposite effect. Avoiding tax, ये ऐसे लॉ को यूज करते हुए, avoiding tax to keep money in the private sector may not worry utilitarian. ये एक और एंगल है अब डिस्कशन का. कहते हैं टैक्स अवॉइड करना ताकि पैसा प्राइवेट सेक्टर में रहे. मे नॉट वरी यूटिलिटेरियन, ये यूटिलिटेरियन को वरी नहीं करेगा, क्योंकि पैसा जब लोगों के पास रहेगा, टैक्स बचा के टैक्स पैसा लोगों के पास रहेगा तो लोग तो खुश होंगे. बट द की कंसर्न वुड बी द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन. लेकिन कहते हैं आपको पता है दुनिया में टैक्स डिस्ट्रीब्यूट जो होता है उसका बर्डन जो है वो गलत है, क्योंकि रिच अवॉइड करते हैं टैक्स को यूजिंग स्मार्ट लॉयर्स. ये भी जो बात हुई है, डिक्रीजिंग हैप्पीनेस अमंग दोज विद, तो खुशियों का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. खुशियों का क्या बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. अगर खुशियों को पल्ले में डाला जाए तो रिच पीपल गुड टैक्स लॉयर करके हैप्पी हो जाते हैं, और मिडिल क्लास की हैप्पीनेस को अगर किसी पलड़े में डाला जाए तो ये पलड़ा ऊपर झुक जाता है. पता नहीं किस तरह तराजू बनाते हैं, ये पलड़ा ऊपर झुक जाता है, ऊपर चला जाता है. ऊपर किस वजह से चला जाता है, ऊपर इस वजह से चला जाता है कि ये लोग टैक्स बचा लेते हैं और इन बेचारों को देना पड़ता है. पढ़ें जरा. अवॉइडिंग टैक्स टू कीप मनी इन प्राइवेट सेक्टर मे नॉट वरी यूटिलिटेरियंस. यूटिलिटेरियन इससे परेशान नहीं होते कि टैक्स बचा के लोगों के पास पैसा रहे, इससे परेशान नहीं होते. दोबारा पढ़ें. अवॉइडिंग टैक्स, टैक्स बचाकर लोगों के पास पैसा पड़े रहना. यूटिलिटेरियन इससे परेशान नहीं होते. बट द की कंसर्न वुड बी द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन. अनफेयर टैक्स बर्डन का बर्डन है, अनफेयर टैक्स का बर्डन है. कैसे बताएं ना, कैसे है अनफेयर बर्डन, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन कैसे है. ये लफ्ज है, इसको हाईलाइट करें, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन. ये कैसे आता है, रिच अवॉइड टैक्स using smart lawyers, decreasing happiness among those with the lower income group. ओके, चलें जी, सवर का इम्तिहान खत्म हुआ, ये चंद लाइनें रह गई हैं. अब वर्चू एथिसिस्ट्स वुड डिसलाइक टैक्स. हो अच्छा, ये वर्चू एथिसिस्ट टैक्स बचाने को भी नापसंद करते हैं. मारने को तो हर कोई नापसंद करता है, टैक्स बचाने को भी नापसंद करता है. कहते हैं हाँ मुझे टैक्स बचाना भी अच्छा नहीं लगता है. क्यों? इट इज नॉट एथिकल टू एक्सप्लॉइट रूल्स नोइंग दैट वन इज एक्सप्लॉइटिंग इट फॉर वन सेल्फ. ये अजीब सा लगता है. कहते हैं सारे खड़े हैं, आप सर्विस लेन से निकल जाओ. कहते हैं मुझे अपनी जात के लिए ऐसा अच्छा नहीं लगती ये बातें मुझे. इट इज नॉट एथिकल टू एक्सप्लॉइट रूल्स नोइंग दैट वन इज एक्सप्लॉइटिंग इट फॉर वन सेल्फ. और डियोंटोलॉजिस्ट, तुझे क्या मसला है? डियोंटोलॉजिस्ट वुड नॉट फेवर टैक्स अवॉइडेंस. कहते हैं मैं भी टैक्स बचाने को पसंद नहीं करता.
लेकिन कहते हैं अंदर की बात बताऊं, कंडेम भी नहीं करता, बचा भी लिया करो कभी कभी। वजह यह है कि ये कहते हैं ड्यूटी तो है हमारी टैक्स देना, लेकिन ड्यूटी की भी एक हद होती है ना। ये लफ्ज मुनासिब नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है deontologists can easily argue for a duty to obey the law. तो deontologists would not positively favor tax avoidance. क्यों नहीं टैक्स अवॉइडेंस पसंद करता? देखें, वुड नॉट फेवर टैक्स अवॉइडेंस की मिसाल ये है, लिखें ये वाली मिसाल है, उसकी उसने मिसाल नहीं दी कंडेम की, लेकिन वुड नॉट फेवर की मिसाल ये है। कहते हैं मैं पसंद नहीं करता टैक्स बचाना। हमने कहा क्यों? कहते ये ड्यूटी है टैक्स देना। इन द एंड आए wealthy individuals uses the बोले complex financial strategies to pay less tax. A virtue ethicist would disapprove, a virtue ethicist लिखें would disapprove avoidance. Virtue ethicist avoidance को पसंद नहीं करता, because this behavior isn't morally right and harms other by shifting tax burdens on to them. तो virtue ethicist कहता है कि टैक्स ना बचाया करो। इधर उसने ऊपर लिखा हुआ था डिसलाइक टैक्स अवॉइडेंस, इस लाइन से ही आगे उसने कंटिन्यू किया हुआ। और नेक्स्ट deontologist, a business owner finds legal loopholes to minimize the tax bill. A deontologist might not condemn this behavior. Deontologist कहते हैं कोई इतना मसला नहीं है। Virtue ethicist कह रहा था मसला है, virtue ethicist कह रहा था मसला है, would disapprove. Deontologist क्या कह रहे हैं? कंडेम नहीं करा दिस बिहेवियर। किस बिहेवियर को? A business owner finds loopholes to minimize the tax bill. Deontologist might not condemn this since it follows the law, even if the intention is avoid paying tax. इंटेंशन कुछ और है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लॉ तो फॉलो हो रहा है ना, ड्यूटी है, बस ड्यूटी पूरी हो रही है। खैर, अच्छा निकालें चैप्टर 18। पेज नंबर चैप्टर 18 की तरफ। Azadi and companies and AOP and engage in the business of manufacturing disposable products. Following information has been extracted from AC's record for the year ended 30/2022. असल में ना इसमें सेक्शन 113 लगेगा, क्योंकि उसने कहा नहीं हुआ कि सेक्शन 113 को जो है वो इग्नोर करें। सेक्शन 113 को इग्नोर करना, देखें पिछले सवाल में उसने कहा हुआ था। सेक्शन 113 कहता है कि इफ सेल इज ग्रेटर देन 100 मिलियन, तो आप टैक्स दो तरीके से निकालें। किन दो तरीके से माय डियर? एक आप नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालें और सेल का 1.25% लगा दें। चलें जल्दी से शुरू करें वर्किंग 1, और ये पहला पैरा पढ़ लें, आसान सा जो मशहूर ज़माना पैरा होता है उसको पढ़ लें। सेल्स कौन सी देखनी है? सेल्स टैक्स के बाद वाली देखनी है ना, याद होगा आप लोगों को। सेल्स टैक्स उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए? नहीं शामिल होना चाहिए।
चलें जी, बताएं माय डियर, प्रॉफिट कितने हैं, लॉस है, बताएं। पेमेंट ऑफ 12 मिलियन। खुदा के लिए ये ना पढ़ा करें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है। मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ सेल में क्या पड़ी हुई है, 12 दो को ना पढ़ें। ये ना चीजें सेट तब करनी होती हैं जब आप रिक्लासिफाई कर रहे हो। 12 में जो मर्जी पड़ा हुआ है, पेमेंट कभी भी हमारी मशीन की कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं पड़ी होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल में मशीन की पेमेंट पड़ी होनी चाहिए या कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मशीनों की डिप्शन पड़ी होनी चाहिए, डिप्शन पड़ी होनी चाहिए। तो गलती से उसने पेमेंट डाल दी है कॉस्ट ऑफ सेल में, तो निकालें इसको उल्टा के क्या माइनस करेंगे, किसी को याद हो डिप्शन वगैरह माइनस करते होते हैं हम, तो ऐड कर दें जी, ऐड कर दें पेमेंट जो कि रॉन्गली इंक्लूडेड है। बोलें कितनी, बार बार बताएं, पेमेंट्स पड़ी होनी चाहिए या फिर उनकी अमोर्टाइजेशंस वगैरह पड़ी होनी चाहिए, अमोर्टाइजेशंस वगैरह पड़ी होनी चाहिए। ओके आगे चलें। पेमेंट ऑफ 12 मिलियन, इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है। आप लोगों ने IAS 16 पढ़ा हुआ है, IAS 16 में आप लोगों ने पढ़ा था कि एसेट की कॉस्ट में टैक्सेस पड़े होते हैं। उसमें क्या दो कैटेगरीज पड़ी थी, जरा कोई बताए, उसमें क्या दो, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। IAS 16 में बताइए रिफंडेबल टैक्सेस को क्या करते हैं, जी भाई आप बताओ, रिफंडेबल टैक्सेस को क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। आप बताएं नॉन रिफंडेबल को क्या करते हैं, क्या करते हैं, याद नहीं, सोचें जरा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। चलें भूला हुआ तो सुन लें, कोई नहीं, पहले का पढ़ा होता है। तो IAS 16 क्या कहते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट का, लॉजिक बताएं, वो वापस नहीं मिला ना टैक्स, तो एसेट की कॉस्ट का रिफंड नहीं करना गवर्नमेंट ने कभी, और जो रिफंड जो वापस हो जाना टैक्स उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट ना बनाएं। यहां लिखे सेल्स टैक्स को बाय डिफॉल्ट हम, एक होती है कस्टम ड्यूटी, में उसकी बात नहीं कर रहा, सेल्स टैक्स को बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम किया करेंगे रिफंडेबल, ये हमें वापस मिल जाना है। तो रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। अब एक बात याद रखिएगा, अकाउंटेंट ने जो गलती की हमने उसे उल्टा दी है। अब सवाल हमारा है, अब हम जैसे मर्जी सवाल से खेलें। अब सवाल में कॉस्ट निकालें आप, वर्किंग नंबर 2, काफी सारी लाइनें छोड़ के 25-30, वर्किंग 2, कॉस्ट बताएं प्लांट की, 12 माइनस 2, जी बोले 10 मिलियन। ओके आगे चलें। पेमेंट ऑफ 12 मिलियन टू हाशिम लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीन। एक हमने क्या खरीदी है, फॉर प्लास्टिक कंटेनर, एक्सचेंज ऑफ एन, ओ ये तो तीन चीजें हुई, तीन चीजें हुई। मैंने जाके मोबाइल खरीदा बाजार से, दो चीजें हुई, मोबाइल आया पैसे गए। आपने जाके मोटरसाइकिल खरीदा बाजार से, दो चीजें हुई, मोटरसाइकिल आया पैसे गए। मैंने बाजार में जाके पुराना मोबाइल दिया, नया मोबाइल खरीदा, पैसे भी दिए, कितने काम हुए, तीन काम हुए। इस सवाल में बताएं कितने काम हो रहे हैं, तीन। क्या, एक तो हो रही है पेमेंट, एक हो रही है, और पेमेंट करके क्या खरीद रहे हैं, मशीन, लेकिन बदले में ओल्ड मशीन दे रहे हैं। तो थोड़े पैसे क्यों देने पड़े हैं, ओल्ड मशीन भी दे रहे हैं, नई मशीन भी ले रहे हैं, पैसे क्यों देने पड़े हैं, नई मशीन महंगी होगी ओल्ड मशीन से। in exchange of an old machine having a book value and fair value of, अच्छा बुक वैल्यू के साथ अगर कुछ ना लिखा हो ना, ये अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू होती है। जी किन की बुक वैल्यू होती है बोले,
अकाउंटिंग वालों, क्योंकि टैक्स वालों की बुक वैल्यू हम खुद निकाला करेंगे इंशाल्लाह, वो सारे डेप्रिसिएशन के डेटे से निकलती होती है, जिसकी अकाउंटिंग बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू इतने ऑन एक्सचेंज रेट। डन। अच्छा जी, अब हमें निकालना पड़ेगा सेक्शन 76, और सेक्शन 76 निकालकर हमें देखना पड़ेगा कि अगर पुराना एसेट जा रहा हो और नया एसेट आ रहा हो तो ऐसी सूरत के अंदर हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सेक्शन 77 सेल प्राइस को समझाते हैं और सेक्शन 76 कॉस्ट को। टोटल अमाउंट गिवन फॉर द एसेट 10, पेमेंट include fair value of machine given in kind. Include the fair value of machine given in kind. Fair value of machine given in kind. So what is the fair value of machine given in kind? 4 million. Include this. Book value include नहीं करनी। इसको मैं कॉस्ट की बजाय इसको अगर मैं नाम दे दूं, आप लोग भी काट के अगर इसका नाम लिखें, व्हाट इज द पेमेंट मेड, वो बोले ना व्हाट इज द पेमेंट मेड 10, but what is the fair value of old machine given 4. So it is actually the cost for the purpose of depreciation as per section 76, that is 14 million. रूल लिखें उर्दू में, फिर उसके बाद ये नोट कीजिएगा। नए एसेट को रिकॉर्ड किया करेंगे पेमेंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड। नए एसेट को रिकॉर्ड किया करेंगे पेमेंट मेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड। इधर देखें, क्या जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं ओल्ड मशीन, और क्या जा रहा है कैश। आ क्या रहा है, बोले सारे न्यू मशीन विल बी रिकॉर्डेड एट पेमेंट ऑफ 10 million प्लस फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। डन। ये ट्रांजैक्शन होगी ये साल के पहले दिन। ट्रांजैक्शन क्या होगी, साल के पहले दिन। तो फिर डेप्सियन मेरे ख्याल से पूरे साल की निकाल लें, वैसे भी निकलती पूरे साल की है क्योंकि इसमें अपोर्शन नहीं करना होता। तो रुक जाए, फिर रुक जाए, आगे ना पढ़ें। यहां पे आप निकाल लें जरा डेप्सियन वगैरह, इनिशियल अलाउंस निकालें जी 3.5। डेप्सियन निकालें टैक्स 1.8 भाई इस 8.9 की बेस पे अगले साल की डेप्सियन निकलनी है, तो लीव इट। इस 8.9 की बेस पे अगले साल की डेप्सियन निकलनी है और हम अभी हमारे साल का सवाल करें। अब बता दें न्यूमेरिकल के फेस पर 12 रिकॉर्ड हुआ था कॉस्ट ऑफ सेल में, क्या 12 रिकॉर्ड होना चाहिए था इनिशियल अलाउंस और अमोर्टाइजेशन लेस इनिशियल अलाउंस एंड टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन।
बोले जी इनिशियल लॉस और टैक्स वाला डिडक्शन 1.6। आगे चलें। ये वो दूसरा कमरा खुलवा दो। ओल्ड मशीन वॉज पर, ये डेटा क्यों देने लगे ओल्ड मशीन को? ओल्ड मशीन वॉज परचेज्ड ऑन दिस डेट एंड एक्सेलेंट। ओल्ड मशीन का अब मैंने क्या निकालना है? टैक्स वालों का गेन या लॉस निकालना है। अच्छा, न्यू मशीन में गड़बड़ क्या हुई थी उससे बताएं। उसने न्यू मशीन की पेमेंट डाल दी थी कॉस्ट ऑफ सेल में। न्यू मशीन की पेमेंट डालनी चाहिए या डिडक्शन वगैरह? लेकिन आज एक बड़ी अच्छी रिवीजन हुई हमारी हुई कि रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। और नई मशीन की कॉस्ट कैसे निकलेगी? बार बार बोलें, पेमेंट मेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, जो सेक्शन 76 में हमने पढ़ा हुआ है। आज पहली दफा न्यूमेरिकली भी ट्राई हो गया। ओल्ड मशीन वाज परचेज्ड ऑन जनवरी 2020। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन and depreciation of new machine is not recorded in our books. Depreciation of new machine is not recorded in our books. कहते हैं वो हमने किताबों में रिकॉर्ड नहीं की हुई। वैसे ये बताएं, डेप्रिसिएशन न्यू बुक्स न्यू मशीन की इसने रिकॉर्ड क्यों नहीं की होगी? क्योंकि उसने पेमेंट रिकॉर्ड कर ली हुई है। तो उसने जब पूरी मशीन को ही खर्चे में डाल दिया तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना भूल गया। वो भूला ना हमने तो, वो भूला ना हमने तो कर लिए। अच्छा, या ये कमाल हुआ है आज। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन वर नॉट रिकॉर्डेड। शुक्र है, तो लिखें डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन को अंडरलाइन करके। अब अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस उल्टाना नहीं पड़ेगा। शुक्र है, तो मजे हो गए, फायदा हो गया ना। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन इज नॉट रिकॉर्डेड। अगर डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाती तो फिर अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस भी उल्टाना पड़ता। तो लिखिए अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस तो नहीं उल्टाना पड़ेगा। अच्छा, मादरत भाई वापस आ जाए। ओल्ड मशीन की कॉस्ट कितनी थी? ओल्ड मशीन की कॉस्ट उसने अभी तक नहीं दी। ओल्ड मशीन खरीदी कब है? यकम जनवरी 20 को। The tax WDV of old machine was same as accounting WDV. लो जी, ओल्ड मशीन की टैक्स वालों की बीवी बराबर है अकाउंटिंग वालों की बीवी के। तो लिखें ओल्ड मशीन की कॉस्ट नहीं दी, इसलिए बुक वैल्यू दे दी है। ओल्ड मशीन की क्या नहीं दी? कॉस्ट नहीं दी। लिखें ओल्ड मशीन की कॉस्ट नहीं दी, इसलिए टैक्स WDV दे दी है ताकि हम आसानी से गेन लॉस निकाल लें। लिखें ओल्ड मशीन की कॉस्ट नहीं दी, बल्कि उनके टैक्स वालों की बीवी दे दी है ताकि हम आसानी से गेन लॉस निकाल लें। अब कोई बंदा बता दे जी ओल्ड मशीन के टैक्स वालों की बीवी कितनी है। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ था, मैंने कहा डेट ऑफ परचेज गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन है तो कॉस्ट भी गिवन होगी, खुद ही निकाल लेंगे अभी। लेकिन बुक वैल्यू अवेलेबल थी, चले कोई नहीं। अच्छा, आपको पता है 4 डिफरेंट फॉर्मूले हैं। एसेट एक्सपोर्ट करें अलग फॉर्मूला है, एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली पर्पस के लिए अलग फॉर्मूला है, 75 लाख से ऊपर वाली गाड़ी के लिए अलग फॉर्मूला है, और एसेट जो है बिल्डिंग हो और कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए अलग फॉर्मूला है। इन चारों में से यहां कौन सा लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ना एसेट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो बोले ना पार्टली बिजनेस के लिए मशीन यूज हो रही थी, ना मशीन गाड़ी है, और ना ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि वो। तो फिर फॉर्मूला नॉर्मल वाला बता दें। नॉर्मल फॉर्मूला किसी को आता हो क्या है? कंसिडरेशन लेस टैक्स वालों की WDV। ये फॉर्मूला हमें क्या दे देगा? टैक्स वालों का गेन लॉस। अब बताएं टैक्स वालों की WDV जरा मेहनत करके निकालें ना। आज कॉस्ट वगैरह लें, डेट ऑफ परचेज लें, देखें कितने सालों से ये इस्तेमाल हो रहा है। मेहनत करके निकालें जरा टैक्स वालों की WDV वर्किंग फॉर्म में मेहनत करके निकालते हैं। कॉस्ट पकड़ें, बताएं कितनी। अच्छा, कॉस्ट नहीं गिवन,
डायरेक्ट क्या गिवन है, टैक्स वालों की बीवी, वो सेम है एज अकाउंटिंग वालों की बीवी। अकाउंटिंग वालों की बीवी कितनी है, 5। भाई ये ओल्ड मशीन कितने की बिकी है, ओल्ड मशीन तो बिकी ही नहीं, ओल्ड मशीन के बदले तो नई मशीन आ गई है। ओहो, ये तो आज नया स्यापा हो गया, ओल्ड मशीन तो बिकी नहीं, ओल्ड मशीन के बदले नई मशीन आ गई है। सोचें जरा, ओल्ड मशीन की अब मैं क्या करूं, कितने की सेल प्राइस लूं, फेयर वैल्यू ले लेना, क्योंकि उसी की फेयर वैल्यू दे के नई चीजें आपने ली है ना, तो ऐसी सूरत में फिर फेयर वैल्यू ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं। ब्रैकेट में लिख लें, इसकी फिर फेयर वैल्यू ले लीजिएगा। फेयर वैल्यू गिवन है, जरा ओल्ड मशीन की बताएं कितनी आ रही है, 4 मिलियन। ये देखें ओल्ड मशीन की फेयर वैल्यू कितनी है, 4 मिलियन। निकालें टैक्स वालों का लॉस। अकाउंटिंग वालों का पहले गेन लॉस उल्टाएं, मुझे अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस उल्टवाएं, नहीं रिकॉर्ड हुआ उनसे, चलो अच्छी बात है। फिर टैक्स वालों का लॉस, जी बोले। ओके, एक दफा जरा एडजस्टमेंट को दोबारा पढ़ें, आप रिवाइज करें। बोले कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा है पेमेंट, पड़ी है बल्कि मोनस है, कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी है पेमेंट, पेमेंट पड़ी होनी चाहिए या एसेट की कॉस्ट, सॉरी पेमेंट पड़ी होनी चाहिए या एसेट की डिडक्शन, पेमेंट पड़ी है ना, उल्टाएं पूरा 12। उल्टाते हुए ये ना देखा करें इस 12 में मसले क्या हैं, वो मसले बाद में सेट करेंगे, बच्चे ब्रैकेट में देख लेते हैं 12 में ये मसले हैं, ओ भाई छोड़े 12 में क्या पड़ा हुआ है, 12 को बस उल्टाएं आप। उसके बाद बताएं एसेट की कॉस्ट 12 लें या रिफंडेबल टैक्स है, तो 12 माइनस 2, 10 रुपए इधर से हो गए और 4 इधर से आ गए, तो टोटल एसेट कितने का पड़ा, 14 मिलियन का। अगली एडजस्टमेंट्स मशहूर जमाने जल्दी से करें। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 40 पर टैक्स नहीं काट रहा, टोटल परचेज 120 है। क्या होता है याद है किसी को, वर्किंग नंबर 4, परचेज डिसअलाउड। एक बार याद रखिएगा, प्रॉफिट से चलते हुए बेहतर है, ऑनलाइन वाला बच्चा भी जो कल सवाल पूछ रहा था, डिसअलाउड खर्चों को माइनस कर दिया करें। लोअर ऑफ परचेज ऑन विच नो टैक्स इज डिडक्टेड, कितनी 40, और 20% ऑफ टोटल परचेज, कितना 20% ऑफ जी परचेज को डिसअलाउ कर। आगे लिखते हैं वर्किंग नंबर, वर्किंग रेफरेंस दे के आने आप लोगों ने तो।
क्लोजिंग स्टॉक हमने पढ़ा था रिकॉर्ड होना चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। क्लोजिंग स्टॉक हमने पढ़ा था रिकॉर्ड होना चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैमेज फिनिश्ड गुड्स इज 18 मिलियन। हैवी रेन की वजह से दीज गुड्स वर डैमेज्ड एंड इट एक्सपेक्टेड टू फेच ओनली 12 मिलियन। आपके ख्याल से कॉस्ट ऑफ सेल में कितने पे पड़ा होगा? मेरे तो ख्याल से कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड होगा 18 पे। ये जो फुल स्टॉप लग रहा है पहला 18 पे पड़ा होगा ना, लेकिन अब इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? 12। मेरे ख्याल से 18 और 12 से ना खेलिएगा, लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो बस 6 रुपए से खेल लीजिएगा। मेरा ये आसान मशवरा है आपको। एनआरवी लॉस है कितना? 6, तो लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं। एक और तरीका सोचने का, वो मैं आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक कम करने से भी प्रॉफिट कम हो जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कम करने से भी प्रॉफिट कम हो जाते हैं। उस तरीके को छोड़ें अभी फिलहाल ये वाला लिख लें, लिखें उर्दू में, लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट्स कम होंगे, लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट्स कम होंगे। तो अभी फेस पे जाके मैं क्या करूं? 6 रुपए को बताएं, फेस पे जाके 6 रुपए को क्या करें? लेस कर दें। लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं। एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करें जो उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। कितना? बताएं भाई, ये तो आगे मुफ्त के नंबर हैं, आपको उसने काफी सारे मुफ्त के नंबर दे दिए हैं। Salary of 0.275 million paid to office boy in cash. He was paid a monthly salary of 25,000 for 11 months. हो सकता है उसने काम ही 11 मंथ्स किया, वैसे मल्टीप्लाई करें 25,000 अब 11 को, यही जवाब आ रहा है। तो ये तो अलाउड है क्योंकि 32,000 से कम है, तो ऐसे ही तंग किया इसने। नहीं, वो टी अकाउंट वाली बात नहीं देखनी होती माय डियर, टी अकाउंट वाली बात देखनी होती है सैलरी के अलावा बाकी खर्चों में। सैलरी में टी अकाउंट वाली बात नहीं देखनी 7 करोड़, सैलरी में सिर्फ 32,000 पर मंथ देखना है। तो सैलरी माइनस हुई भी है, तो ऐसा करें ना, दोबारा माइनस करेंगे नहीं, तो सैलरी इन कैश। जी भाई, वेयर हाउस रेंट 16 लाख पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड लिंक टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट। क्या करें फिर? कुछ भी नहीं। ये आपको याद है सेक्शन 21 का एल, इसने कहा था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो अलाउड है। सेक्शन 21 का एल। ये देखें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी अलाउड है, कोई मसला नहीं। तो वेयर हाउस का रेंट माइनस करने की इजाजत है। रिपेयर अलाउंस तो नहीं माइनस करना होता? नहीं, रिपेयर नहीं, रेंट 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 है पूरा, लेस वेयर हाउस रेंट माइनस हो चुका है। दोबारा माइनस कर दें या शो कर दें? शो। पढ़ें अगला। बताएं जी, बैड डेट ऑफ 28 लाख रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। ये पड़ा हुआ खर्चों में। टैक्स वालों ने रिकवरी नहीं हुई अभी। टैक्स वाले इस बैड डेट के बारे में क्या कहेंगे?
बस कुछ भी नहीं कहा हुआ तो अलाउ कर देंगे बस, फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं। बेडेड माइनस करने की कितनी शरायतें हैं? 4। कौन कौन सी? वो बंदा रीजनेबल ग्राउंड्स हो वो पैसे लेके भागा है। दूसरा, अब कुछ ऐसा और लिखा नहीं हो, रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे। अकाउंटिंग वालों ने भी बेडेड माइनस कर दिए। जी अकाउंटिंग वालों ने तो बेडेड रिकॉर्ड किया है। मैक्सिमम टैक्स वाले उतना माइनस करने देंगे जितना अकाउंटिंग वालों ने किया है, और पास्ट में ये सेल में जा चुका है। यस, सेल में पास में जा चुका है, क्योंकि इट इज नॉट रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर लिखा था रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉय तो फिर उसको लोन दिया होता। ये रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर है, इसको गुड्स बेची होंगी। तो आज बैड डेट रिकवरी टेस्ट नहीं हो रही, आज क्या टेस्ट हो रहा है? बैड डेट। तो लिखिए टैक्स वाले भी इतना ही माइनस करने देंगे, तो जस्ट इग्नोर। टैक्स वाले भी इतना ही माइनस करने देंगे, जस्ट इग्नोर। कौन सी 4 कंडीशन हम एज्यूम करें पूरी हो रही हैं? पास में सेल में गया है, एज्यूम करने की जरूरत नहीं, कस्टमर है। अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट माइनस कर दिया। जी सॉरी, अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट माइनस कर दिया। टैक्स वाले उतना ही बैड डेट माइनस करने देंगे, ठीक है। और रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे बस, ठीक। टैक्स वाले कहेंगे 28 लाख माइनस कर लो। बैड डेट माइनस हो चुका है, दोबारा माइनस कर दें? नहीं, लेस एक्चुअल बैड डेट। ये एक्चुअल बैड डेट है, अंदाजा नहीं है। माइनस हो गया, टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया माइनस किया। चले आगे। कमीशन ऑफ 32 लाख पेड टू वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एसी बाय क्रेडिटिंग द, ये पार्टनरशिप का सवाल है। अच्छा, इज एन एओपी। एओपी का मतलब होता है एक से ज्यादा पार्टनर है इसमें। तो कोई नहीं, पार्टनर तो बिजनेस का ओनर होते हैं माय डियर, तो बिजनेस के ओनर को आप ये पेमेंट नहीं कर सकते, इसको डिसअलाउ करें। ओनर को पे की गई सैलरी बिजनेस के, जैसे कल बिजनेस के अंदर को सैलरी पे की थी पार्ट बी में, एट पार्टनर का कमीशन। पार्टनर को दी की कोई भी पेमेंट भेजने का खर्चा नहीं है, बोले 3.2। ये मंडे से ना हम चैप्टर शुरू करें एओपी का, तो उसमें ये बार बार आएगा। पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को सैलरी दी। पार्टनर कौन होता है? बिजनेस का ओनर। चलें जी, स्कॉलरशिप है 45 लाख का, सारा को दिया है टू वन ऑफ स्टाफ मेंबर्स फॉर हायर एजुकेशन। अच्छा, एक बार याद रखिएगा कि ना सेक्शन 21 में ना नॉट अलाउड वाली चीजें हैं। सेक्शन 21 में क्या है? आप लोग बिल्कुल गलत जगह पहुंचे हो, ये चैप्टर 13 में चले गए हैं। चैप्टर 13 उनके लिए जिनको स्कॉलरशिप मिला है, चैप्टर 13 उनके लिए जिनको स्कॉलरशिप मिला है। हम बिजनेस के चैप्टर में हैं, हमारे लिए स्कॉलरशिप खर्चा है। चैप्टर 13 में जाके नहीं देखेंगे। चैप्टर 13 का सवाल भी उसने पूछा हुआ है। चैप्टर 13 का सवाल उसने ये पूछा हुआ है कि डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय सारा। चैप्टर 13 तब लगेगा जिसको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। चैप्टर 13 तब लगेगा। अच्छा देखो ना, एक मिसाल देता हूं कि हमारे कॉलेज वाले बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे कॉलेज वाले इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे होंगे, लेकिन जावेद मियादाद कहते हैं मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूं तो मुझे किराया दो, तो हमारे कॉलेज वाले किराए को खर्चे में डालेंगे, क्योंकि सेक्शन 21 में रेंट नॉट अलाउड नहीं है। किराए को खर्चे में डालेंगे, और हमारे कॉलेज वाले सिर्फ बिजनेस का चैप्टर लगाएंगे। जब जावेद मियादाद को किराया मिलेगा तो वो डालेगा अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहां देखें ना, सारा को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सारा हमारी कौन है? एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय को स्कॉलरशिप देंगे तो सेक्शन 21 खोल के देख लें कि स्कॉलरशिप बिजनेस का खर्चा है या नहीं। याद रखिएगा आज एक बात, हर खर्चा बिजनेस का खर्चा होता है, अनलेस के सेक्शन 21 उसको मना कर दे। सेक्शन 21 ने कहीं स्कॉलरशिप देने से मना नहीं किया। हत्ता के कल एक और खर्चा आया था बीना सिकंदर के सवाल में, गिफ्ट्स दिए थे क्लाइंट्स को। हमने कहा था क्लाइंट्स को गिफ्ट देना बिजनेस का नॉर्मल खर्चा, तो एम्प्लॉय को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप देना, इसमें क्या मसला है? दे एम्प्लॉय को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप, कोई मसला नहीं। ये बिजनेस का आपका जर्मन खर्च है। असल में सेक्शन 21 से आप साबित नहीं कर सकते ना ये नॉट अलाउड है, तो इसलिए ये फिर क्या है? बोले अलाउड है। तो अच्छा किया माइनस कर लिया। इसको शो कर दें। जी कितना? 0।
लिखें सेक्शन 21 में कहीं नॉट अलाउड नहीं है, इसलिए हमने माइनस किया। यहां लिखें सेक्शन 21 में कहीं नॉट अलाउड नहीं है। उस सवाल ते मुक गया, क्या करेंगे फिर बाकी टाइम? आज छुट्टी कर लें। पेमेंट ऑफ 64 लाख फॉर द परचेज ऑफ अ स्पेशल सॉफ्ट, ओ पेमेंट डाल दी है सॉफ्टवेयर की खर्चों में। बोलें खर्चे इंक्लूड पेमेंट, पेमेंट होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की खर्चों में। उल्टाएं 6.4, बाकी फिर बाद में देखते हैं। और जगह ते नहीं मुक गई वर्किंग वन दी। ऐड बोले सॉफ्टवेयर खरीदा कब है? 1 अप्रैल 22 को। ये कितने साल इस्तेमाल होने? सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज है। अच्छा याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन वाले जो है ना सेक्शंस, उसमें जब यूज करेंगे तब डिप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इधर जब से अवेलेबल फॉर यूज होगा तो इधर लिखे इंटेंजिबल्स में अवेलेबल फॉर यूज देखना होता है अमोर्टाइजेशन के लिए, और टेंजिबल्स में यूज देखना होता है। मैं ये नहीं बता रहा अकाउंटिंग के टीचर क्या कहते हैं, मैं टैक्स के एतबार से बातें कर रहा हूँ। पता चले अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट भी फारग हुए हों टैक्स की क्लास से निकलते हुए, सर ने तो ये कहा था। तो इनटेंजिबल्स को अवेलेबल फॉर यूज से अमोर्टाइज करते हैं, और टेंजिबल्स को जब से यूज हो रहा हो। तो ये क्या है? इंटेंजिबल। यूज तो अगले साल से शुरू हुआ है, लेकिन हमारे साल क्या है, इसलिए इसको अमोर्टाइज कर दें। कैलकुलेटर पकड़ें। अप्रैल में कितने दिन है गिने? 30, मई में 31 और जून में 30। टोटल कितने हो गए? 91 लेस। ये तो आसान सा सवाल था, पता नहीं क्यों हमने रोक के रखा था, पहले ही करा देना चाहिए था। 64 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 90 डिवाइड बाय 60। जी जवाब 0.3 0.3 0.319 तो 0.32 हो गया ना, तो 0.32 को राउंड करके 0.3 बनेगा। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। वो दीवाने ने आज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट डाल दिया है। इंटरेस्ट पड़ा होता है फाइनेंस कॉस्ट में, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट नजर नहीं आ रही थी। इंटरेस्ट वैसे फाइनेंस कॉस्ट में पड़ा होता है। नहीं इस तरह क्लास में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, जो एसेट किस पे लिया हुआ है? फाइनेंस लीज पे लिया हुआ है। लीज पे लिए हुए एसेट के डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट डाल दिया। मशहूर जमाना बात आपको याद है, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टाएंगे और इसकी जगह क्या माइनस करेंगे? रेंटल माइनस करेंगे। तो भाई जो एसेट किसके ऊपर लिया हो? लीज पे, तो उल्टाएं इसकी, एड बैक करें डेप्री और एड बैक करें इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन बोलें इंटरेस्ट, इसकी जगह क्या माइनस कर दें? रेंट। मोहतरम ये हमने आपसे रखा हुआ था, सवाल तो खत्म हो गया ना? हाँ ठीक है। ये हमने आपसे रखा हुआ था उधार। आज उधार उतारने का वक्त आ गया है। हमने आपसे कहा था कि सेक्शन
28 हमने आपसे कहा था कि सेक्शन 28 में एक बात लिखी हुई है, वो मैं आपको आज पढ़ाने लगा हूं। आप भी क्या याद करेंगे और मैं भी क्या याद करूंगा। रेंटल माइनस करने के लिए अगर गाड़ी लीज पे ली हुई है तो इसकी कॉस्ट, लीज पे ली हुई है गाड़ी तो इसकी कॉस्ट 25 लाख से ज्यादा नहीं लेनी। सेक्शन 28 का बी, पेज नंबर पता नहीं कौन सा है। सेक्शन 28 का बी, अच्छा अब बात जरा सुने, यहां लिखा हुआ है, बोले अगर गाड़ी कराए, अगर गाड़ी लीज पे ली है तो इसकी कॉस्ट 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी कॉस्ट बोले 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप इधर आए, On Yekam July, we entered into a lease agreement with the bank for a car of 10.5 million in rental. वैसे तो सुली तौर पे फेस पे मैं 3 माइनस कर देता, लेकिन अभी मैं 3 माइनस नहीं करूंगा। तीन का कराया, 3 क्या है, 1 साल का कराया, और 10.5 क्या है, पूरी गाड़ी की, बोले 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 विद अ बैंक फॉर अ कार ऑफ 10.5, ये पूरी गाड़ी की कॉस्ट है या फेयर वैल्यू है, जो भी है पूरी गाड़ी की कॉस्ट आ गई। अच्छा 3 का कराया, 3 का कराया मैंने पे किया है। अगर ये 3 का कराया 10.5 वाली गाड़ी का है तो मेरे कैलकुलेटर बताओ, अगर मेरी गाड़ी होती ही 2.5 वाली तो फिर कराया क्या होता, फिर कराया क्या होता 0.7। लेकिन इसका 80% ले लें क्योंकि थोड़ा सा एसेट किस में यूज हो रहा है, बिजनेस में, और थोड़ा सा पर्सनल में। अच्छा जरा एक बात याद रखिएगा, रेंट ना अलाउड होता है। अलाउड का क्या मतलब है, माइनस करने की इजाजत है। तो रेंट कितना माइनस करने की इजाजत है, 80%, 20%, 80%। क्यों, बिजनेस में 80% यूज होता है। जब आप 0.57 है, इसको 6 कर दें ये मैं असूल आपको लिखवा सकता हूं, ऐसे मैंने रेड से लिखा है, जरा रेड से असूल देखें। जब कभी पेपर में लीज वाली गाड़ी की कॉस्ट इज ग्रेटर देन 2.5 मिलियन, सैलरी के चैप्टर के लिए नहीं, सैलरी के चैप्टर में गाड़ी की कॉस्ट जो मर्जी उसकी कोई टेंशन नहीं, कॉस्ट फेयर वैल्यू की टेंशन नहीं। ये कौन से चैप्टर के अंदर रूल चल रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। जब कभी लीज वाली गाड़ी की कॉस्ट, अच्छा बिजनेस में लीज वाली गाड़ी लेते हैं ना हम बिजनेस में, जब कभी लीज वाली गाड़ी की कॉस्ट 25 लाख से ज्यादा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 साल का कराया है, अगर ये 10 लाख 10.5 वाले एसेट के, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 2 पॉइंट, भाई ये 2.5 तो फिक्स है ना, इसको ना चेंज कीजिएगा, ये तो लॉ में गिवन है ना। क्या
पेज नंबर है 186 जिस पे ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 186 पे। मेरा किराया कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? 3 मिलियन, क्योंकि आपको मैंने याद कराया, अकाउंटिंग डेप्थ इंटरेस्ट उठा के रेंटल माइनस कर दो, तो किराया कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? 3। लेकिन 3 किस वाली गाड़ी का किराया? 10.5 वाली, और मेरी गाड़ी सिर्फ है ही नहीं, मेरी गाड़ी 10.5 की है, तो 3 का किराया मैंने एक साल में पे किया 10.5 वाली गाड़ी का। लेकिन अगर मेरे पास 2.5 वाली गाड़ी होती तो किराया कितना होता? लेकिन उसका भी कितने % माइनस करना है? दोबारा देख लें जरा, रेंट कितना है? 3। कितनी वाली गाड़ी का? लेकिन अगर 2.5 वाली गाड़ी होती तो किराया कम होता, 0.7 इंटू टोटल करें 29.8 नेगेटिव। और कोई इनकम बताएं इस सवाल में, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स वगैरह नहीं है? चलें, आएंगे न्यूमेरिकल का फेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलें, नहीं, इसको हम डैश लिख दिया करेंगे, इसको हम डैश लिख दिया करेंगे। टोटल इनकम भी यही है, और क्योंकि ज़कात सवाल में गिवन। डन, ये सवाल का फेस बन रहा है। टैक्स बताएं जी, टैक्स। टैक्स दो तरीके से निकालेंगे, टैक्स दो तरीके से निकालेंगे, एक नॉर्मल तरीके से और एक मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स होगा सेल का 1.25%। चलें लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल तरीके से टैक्स कितना निकल रहा है वो तो निकालने की जरूरत नहीं, अंदर रखिए, अंदर रखिए, अंदर रखिए, अंदर रखिए, 0। बोलें जिस बंदे की साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा है वो दो तरीके से टैक्स निकालेगा, नॉर्मल तरीके से और सेल का 1.25%। अच्छा, अब ना आपने मुझे अगली क्लास में याद करवाना है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये 320 मैं क्यों ले रहा हूं, 380 क्यों नहीं ले रहा, ये मैं आपको डेफिनेशन दे के रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? तो मैं फिलहाल में 320 ले लें सेल को। सेल कौन सी वाली लूं, सेल्स टैक्स और डिस्काउंट के अलावा वाली या इनको डाल के वाली, इनके अलावा वाली? कितनी होगी सेल? दिस इज ग्रेटर देन 100 मिलियन, तो बताएं जी 320 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 4। बाहर क्या जाएगा 0, 4 में से ये लेके जा रहा था टैक्स गवर्नमेंट के पास 0, गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 4 तो दे दो, तो कितना देगा 4, तो 4 इज पेबल टू गवर्नमेंट। ये 4 निकल आया, और सवाल में कोई डाटा नहीं है, इट इज पेबल टू गवर्नमेंट। कोई वो टैक्स वगैरह माफ तो नहीं करने? नहीं। आसान था ना मेडिकल, क्या करना है जाके? इबादत करनी है, पढ़ाई करनी है। उसने रात को इबादत कर ली है इसलिए वो कह रहे मैंने अब सोने, नींदें पूरी करते करते जिंदगी गुजर जानी है। ठीक है, जाएं चैप्टर 13 में देख लें कौन कौन से सवाल रह गए हैं।
पास्ट पेपर वाले, ताकि उनको कराइएगा। किधर है चैप्टर 13? होमवर्क, छुट्टियों का होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दूं? चलें ठीक है, मैं देखूंगा कोई सवाल हुए। वैसे तो आप पिछला भी रिवाइज कर लें, बड़ी बात है। पेपर 16 और 3 भी तो याद करना है ना। अच्छा, अब ये देखें जरा इसमें कौन कौन से सवाल हो गए हैं। 2 1 2 छोड़ें, 3 हो गया। मार्गरेट 4 हो गया, ये कल की है। 5 हो गया, 6 7, 7 कब हुआ है? 8 हो गया, 8 ही तो हुआ था। ओके चलें ठीक है, बस 9 का ये मुझे कर दें, और 9 और 10 आपका होमवर्क होगा। 9 10 और 7 है ना, 7 9 10 आपका होमवर्क होगा। 7 9 10 पे 338 और 339 9 करवाएं, जल्दी करवाएं। कौन सा सेक्शन आपके ज़हन में आ रहा है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा सेक्शन आपके ज़हन में आ रहा है? 9 का ये सफ्दर मलिक एक पाकिस्तान का सिटीजन है, वो पाकिस्तान वापस आया है ऑन 20 दिसंबर 2023। 20 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान में वापस आया। ये टैक्स ईयर बताया करें जल्दी से, मुझे ये नहीं पता 20 दिसंबर 23 को वापस आया। टैक्स ईयर बताएं 2000 और आगे ना पढ़े। 24 में रेजिडेंट बना या नॉन रेजिडेंट? दिसंबर में आया, 20 दिसंबर 20 दिसंबर। दिन ना गिने, दिन ना गिने, बड़े हो जाए, दिन ना गिने। सेफ हैंड के ऊपर 183 में जमा ही करेंगे, कुछ भी 20-10 दिन और जमा करेंगे, क्योंकि दिसंबर के 10-11 दिन तो हैं, तो 6 महीने में तकरीबन 183 बन जाते हैं, तो ये मोर देन 183 डेज। अब कोई फिक्रा बोलें, बोलें सफदर मलिक टैक्स ईयर 2024 में पाकिस्तान में आके रेजिडेंट बना। दोबारा बोलें, सफदर मलिक 20 दिसंबर 23 को पाकिस्तान आया, यानी टैक्स ईयर 24 में पाकिस्तान आया, और क्योंकि 20 दिसंबर को आया इस वजह से इसका स्टे 183 डेज से, इसलिए बोलें 24 के साल में ये बंदा क्या है? रेजिडेंट। आगे चलें। आफ्टर रेजिडिंग यूएई फॉर 7 years, गेम सारी यहां पड़ी हुई थी। अच्छा, ये 7 years नहीं दिया करेगा, आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो दिया करेगा एंड वॉज इन यूएई सिंस 2015। 7 years से तो फिर भी मेरे आपके जैसे देन में आ जाता है, 7 में 4 शामिल हैं। सिंस 2015 वाली लाइन भी अगर डाल देता तो भी 7 years हो जाते तकरीबन। तो ये बड़ा ये पकड़ना हुआ करेगा आपने कि कितने साल से बाहर है, यहां से पता चला करेगा ये सेक्शन लगना है। देखिए और कोई हल नहीं है ना हमारे पास। किसी बंदे का पास्ट का फॉरेन स्टे अगर बता दे, बोले जरा, किसी बंदे का पास्ट का फॉरेन स्टे अगर बता दे, और वो फॉरेन स्टे इज ग्रेटर देन तो नहीं, मिनिमम कम से कम 4 years हो, तो फिर वो बंदा क्या समझा जाएगा? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। लेकिन उसकी पाकिस्तान की इनकम माफ नहीं करनी, तो उसकी इनकम सिर्फ कौन सी माफ करनी है? बताएं ये सेक्शन पता कैसे चला करेगा? पहले ये बताएं ये सेक्शन पता कैसे चला करेगा? उसका पास्ट का फॉरेन स्टे दिया होगा, और वो स्टे मिनिमम, और इसका तो कितने साल होंगे? 7 सालों का। अच्छा, इसको बाय डिफॉल्ट सिटीजन एज्यूम ना कीजिएगा, सवाल ने आज बताया हुआ सिटीजन है, लिखना है एज्यूमिंग हिम टू बी अ सिटीजन। वो कहेगा सॉरी ऐसे नहीं हंसते, तो वो कहेगा तो सिटीजन तो मैंने खुद बताया हुआ है, कल के सवाल में एज्यूम किया था हमने सिटीजन है। ही हैज रिमेन्ड इन पाकिस्तान सिंस हिज रिटर्न, अभी तक पाकिस्तान में ही है। ओ इन टैक्स ईयर 25, लेकिन कोई मसला नहीं, हमें याद है 2 साल इसको हमने प्रोटोकॉल देना था। 2 साल वो प्रोटोकॉल बोलता था भाई, वो आज चला गया, कल बड़ा प्रोटोकॉल बोल रहा था, तो 2 साल इसको प्रोटोकॉल देना था। जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल, और उससे, ये बच्चे गलत बोलते हैं, जिस साल आया नहीं, जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल, और उससे अगला 1 साल। इसको 25 में भी इसकी इनकम माफ करनी है। He received consultancy income equivalent to 19,60,000 from a client based in UAE. ये तो फॉरेन इनकम है, फ्रॉम अ क्लाइंट बेस्ड इन यूएई, तो ये कौन सी इनकम है? फॉरेन, ये तो माफ होगी। द पेमेंट वाज मेड डायरेक्टली इनटू हिज पाकिस्तान।
ना 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 भाई, काटे इस प्रोविजन में नहीं देखना होता पैसे पाकिस्तान में मिले हैं या बाहर, इररेलेवेंट है। छोटा सा नोट डाल के आना है आपने, इट इज नॉट रेलिवेंट एट वेयर मनी इज रिसीव। ये रेलिवेंट नहीं है कि मनी कहां रिसीव हो। वो कहां देखना होता था मनी कहां रिसीव हो, जब वो 3 साल से कम के लिए पाकिस्तान में नौकरी करने आया होता था। यहां इस सेक्शन में मेरे भाई बड़ा बड़ा करके अंडरलाइन करें, सिर्फ 2 शरायतें, सिटीजन और 4 इयर्स, बस ये 2 शराइत हाईलाइट करें। बेनिफिट बताएं क्या है, फॉरेन इनकम माफ। आज कितना खूबसूरत हुआ है देखें, मैंने ग्रीन हाइलाइटर से कंडीशंस हाईलाइट की हैं और ब्लू हाइलाइटर से आपको बताया कि इसको क्या बनेगा, बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा इससे, फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी। ओ यार यूएई में माफ है, मुझे क्यों बता रहे हो, मेरा ये सवाल ही नहीं कि यूएई में माफ, कहते यूएई में माफ है और चल माफ है, हमें क्या, हमने क्या बताना है पाकिस्तान में माफ है या नहीं। कहते यूएई में माफ है और छोड़, हमने क्या बताना है, आप बताएं पाकिस्तान में माफ है या नहीं। भाई 10-15 टाइम दिया हुआ था सीआर वालों को, जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ, ये निकल जाएंगे, इनकी खैर है, जल्दी बुलाओ, वो कहेंगे लेट हो गया, जल्दी जाओ, जल्दी बुलाओ जल्दी उठो। अच्छा आपको यकीन नहीं आता, चलते चलते एकदम क्लास खत्म हो गई। क्या प्रोग्राम है अफ्तारी का आज, जो मिल गया अफ्तारी, क्या आपका क्या प्रोग्राम है अफ्तारी का, घर जा रहे हैं,